सुप्रभात। हिंदी व्याकरण की कक्षा में 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज मैं जो व्याकरण की कक्षा लेने जा रहा हूँ इसमें कक्षा 9 और 10 दोनों के छात्र छात्राओं का इसलिए मैंने कहा स्वागत है क्योंकि इस विषय का संबंध आप दोनों की कक्षाओं के साथ है या छात्र छात्राओं के साथ है। अपठित गद्यांश शीर्षक क्या है हमारा? अपठित गद्यांश। पहले मैं अपठित शब्द को लेता हूं। जब हम लोगों ने इसको खंडित किया तो क्या आया? अ धन पठित। पठित का अर्थ हम क्या लेते हैं सामान्यतः? पढ़ा हुआ। और अ का अर्थ क्या लेते हैं? न या नहीं। तो अगर दोनों को मिला दें तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? न या नहीं पढ़ा हुआ। यानी क्या नहीं पढ़ा हुआ है? किस विषय को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है? तो आइए दूसरे शब्द पे इसको भी खंडित कर लीजिए। गद्य धन अंश। गद्य माने क्या हो गया? निबंध, कहानी, उपन्यास, यानी जहां पे हम देखते हैं कि वाक्यों का प्रयोग है। तब यह प्रश्न उठता है कि क्या कविताओं में वाक्यों का प्रयोग नहीं होता? तो कविताओं में क्या होता है कि देखिएगा शब्दों का समूह होता है। हाँ, कुछ अपवाद स्वरूप ऐसी कविताएं हैं जहां पे वाक्य के रूप में भी कुछ पंक्तियां आपको देखने को मिल जाए। तो इसलिए गद्य का संबंध होता है निबंध है, कथा साहित्य है, यानी उपन्यास, कहानी, निबंध, इस सभी का संबंध जो होता है गद्य की विधा से होता है, गद्य लेखन से होता है। और अंश का अर्थ क्या है? खंड या हिस्सा, टुकड़ा। यानी इसके अंतर्गत तब क्या आ गया? हम भी वह खंड या हिस्सा गद्य का दिया जाएगा जो हमारे द्वारा पूर्व में पढ़ा हुआ न हो या जिस विषय को हम लोगों ने पूर्व में न पढ़ा हो। लेकिन कई संदर्भों में यह देखा जाता है कि कई ऐसे गद्य के अंश जिसके प्रश्न उत्तर हमें करने के लिए दिए जाते हैं, उन गद्य के अंशों से हम पूर्व परिचित भी होते हैं। यानी वो अंश हो सकता है हमारे द्वारा पढ़े गए हों या उस विषय के बारे में हम लोगों को जानकारी हो। लेकिन जो भी हो, शीर्षक के अनुसार इसका अर्थ यही होता है कि गद्य का वह खंड या हिस्सा जिसे हमने पूर्व में न पढ़ा हो वही कहलाता है अपठित गद्यांश। तो इसके अंतर्गत हमें करना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले जो भी गद्य का अंश आपको दिया जा रहा है, देखिएगा कि आपको 10 से 15 मिनट का समय दिया जाता है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। तो आप छात्र छात्राओं से मेरा यही अनुरोध है कि वो समय का आप लोग सदुपयोग कीजिए। आप अच्छी तरह से उस गद्य के अंश को, खंड या हिस्से को पढ़िए। मैंने पूरा मन को एकाग्रचित करके, आपका ध्यान कहीं भी भटकना नहीं चाहिए, पूरे विषय पर ही केंद्रित होना चाहिए। उसके बाद क्या करना? उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि इस गद्य के अंश के माध्यम से जो भी उसका रचनाकार है वो क्या कहना चाहता है। तो जैसे आप समझ लिए तो उसके बाद क्या करना है? समझने के बाद उस गद्य के अंश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, देखिए कि वो गद्य के किस पंक्ति से उसका संबंध है, उसको ध्यान में रखिए आप।
क्योंकि आपको मालूम ही है कि बोर्ड की परीक्षाओं में किसी भी तरह का मार्क करने के लिए वो मना करते, निशान देने के लिए मना करते। तो आप हो सकता है पेंसिल से छोटा सा पॉइंट कर सकते, या 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके लिख सकते, छोटा छोटा। सामान्यतः ये मना रहता है। तो आप उसको ध्यान में रखिए कि ये पंक्ति जिसका संबंध इस प्रश्न के उत्तर से है। उसके बाद अभिव्यक्ति कौशल, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए वहां पे। यानी आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उस गद्य खंड के अंतर्गत आपको कोशिश करनी है कि उसके अनुसार ही प्रश्नों का उत्तर दे। कई बार क्या होता है कि उसके आधार पे आपसे पूछा जाएगा, गद्य के आधार पे, गद्य खंड के आधार पे, कि उसका शीर्षक क्या है। आपने जो पढ़ा आपके अनुसार इस गद्य के खंड का शीर्षक क्या हो सकता है, यानी उसका एक नाम देना होगा आपको। जैसे जो भी आप अभ्यास पढ़ते हो या पाठ पढ़ते हो, प्रत्येक का देखना अध्याय का एक नाम होता है, उसी प्रकार उसका एक शीर्षक भी देना पड़ता है। मैं एक यहाँ पे उदाहरण के लिए आपके सामने पढ़ रहा हूँ गद्यांश। भारतेंदु के जीवन का उद्देश्य अपने देश की उन्नति के मार्ग को साफ सुथरा और लंबा चौड़ा बनाना था। उन्होंने इसके कांटों और कंकड़ों को दूर किया। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बात हो रही है। हिंदी साहित्य के गद्य के विधा का तो आरंभ पहले से हो गया था, कविताएं भी जब लिखनी शुरू हुई थी तो ये खड़ी बोली हिंदी का तो प्रचलन था नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र से धीरे धीरे इसका शुरू हुआ। उससे पूर्व आप लोग जानते हो कि कई भाषाओं में रचनाएं आरंभ हुई थी। उसके दोनों ओर सुंदर सुंदर क्यारियां बनाकर उनमें मनोरम फल फूल के वृक्ष लगाए। इस प्रकार उसे सुरम्य बना दिया कि भारतवासी उस पर आनंद पूर्वक चलकर अपनी उन्नति के इष्ट स्थान तक पहुंच सके, माने विकास की चरम सीमा पर पहुंच सके वो। यद्यपि भारतेंदु जी अपने लगाए हुए वृक्षों को फल फूलों से लदा न दिख सके, क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है आगे चलकर द्विवेदी युग में विकास ज़्यादा हुआ था। इन्होंने आरंभ किया था जिसका विकास आगे चलकर हुआ, लेकिन उस विकास को देखने के लिए वो जीवित न थे, हमारे बीच न रहे। फिर भी हमको कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा कि वे जीवन के उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुए। मैंने जिस उद्देश्य से उन्होंने ये कार्य आरंभ किया था उसमें उन्हें पूरी तरह से सफलता मिली थी। हिंदी भाषा और साहित्य में जो उन्नति आज दिखाई पड़ रही है, जिसका संक्षिप्त में परिचय मैंने दिया कि हिंदी भाषा का विकास यहीं से शुरू हुआ था, उसके मूल कारण भारतेंदु जी ही हैं और उन्हें ही इस उन्नति के बीज को रोपित करने का श्रेय प्राप्त है। मैंने सारा श्रेय हम भारतेंदु जी को ही देते हैं या उन्हें ही मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे गए हैं कि भारतेंदु के जीवन का उद्देश्य क्या था। तो भारतेंदु के जीवन का क्या उद्देश्य था जो हम लोगों ने पढ़ा अंतिम पंक्ति में, हिंदी भाषा और साहित्य में उन्नति, कि कैसे उसको विकसित किया जा सके, उसका विकास हो। दूसरा प्रश्न है भारतेंदु ने अपने जीवन में क्या किया। तो क्या किए थे उन्होंने, इसका संबंध भी जो पहला प्रश्न था उसी से संबंधित है कि उन्होंने हिंदी भाषा के उन्नति के बीज बोए थे। तीसरा है कांटों और कंकड़ों से क्या अभिप्राय है, यानी मार्ग में रास्ते में आने वाली बाधाएं। अब जिस भी काम को करने के लिए आगे बढ़िए, क्या आप लोग जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे पढ़ते हो तो क्या आपको मेहनत नहीं करना पड़ता, परिश्रम नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही सब कुछ प्राप्त हो जाती? नहीं, कठिन परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होती है। 4 नंबर प्रश्न है मनोरम का अर्थ क्या है। क्या है मनोरम का अर्थ? तो मन को मोहने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। और 5वां प्रश्न है कि इसका शीर्षक आप क्या दे सकते हैं। तो इसका शीर्षक क्या हो गया तब? आप 2 देख सकते हो, एक दे सकते हो भारतेंदु के जीवन का उद्देश्य क्या था, और दूसरा दे सकते हो कि हिंदी भाषा की उन्नति और विकास में भारतेंदु जी का योगदान। मैंने ये एक उदाहरण के रूप में आपके सामने गद्यांश रखा। आपके पास जिस भी प्रकाशन की व्याकरण की किताब क्यों न हो, और पठित गद्यांश से संबंधित इतने जो भी अंश आपको मिले, जो भी प्रश्न वहाँ मिले, आप लोग घर पर बैठकर उसका अभ्यास करें। और किसी भी तरह के प्रश्न जब कोई भी आपके मन में उठे तो आप सबके पास ये पोर्टल है ही, अपने उसी पोर्टल के माध्यम से, इस स्कूल के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।